नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक में। ये 10वां लेक्चर है हिंदी क्विज का, जिसमें 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के। आज तारीख 25 अक्टूबर है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। खाद्य तेल के उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन कौन से है? सोयाबीन, हाँ। मूंगफली, यस। तिल, यस। चावल की भूसी नहीं है प्राथमिक, और कपास का बीज भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे और तीसरे उत्पाद होते। तो प्राथमिक स्रोत यही है। इसका आंसर क्या होगा? बी। किसानों की जो आय दुगनी करनी है, उसके सरकार की योजना के तहत 2030 तक तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। एक समिति की रिपोर्ट आई है जो किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित थी। उसने आत्मनिर्भरता की रणनीति के तहत तेल के 3 स्रोत नामतः 7 खाद्य, जिसमें सोयाबीन, रेपिड, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर, और 2 गैर खाद्य अरंडी और अलसी तिलहन फसलों को शामिल किया गया है, जिनमें से सभी 9 जो ऊपर के 9 के अंतर्गत ये प्राथमिक है। जबकि द्वितीय में कौन आते हैं? चावल की भूसी, कपास के बीज, विलायक निकाले तेलों और ट्री बोर्न ऑयल जैसे कि ताड़ का, नारियल, अन्य पेड़ और वन स्रोत शामिल होंगे। इन सभी को मिलाकर आत्मनिर्भरता तेल के प्रति भारत 2030 तक प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रेट्स के बारे में है। म्यूचुअल फंड की तरह इसका उपयोग किया सकता कि म्यूचुअल फंड की तर्ज पर तैयार की गई रिट्स रियल इस्टेट से संबंधित प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 5 लाख रुपए है, और REITs के मूल्य का 80% किराया उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश किया जाना चाहिए। देखिए, 5 लाख रुपए पहले थी, उसको घटा दिया गया है, तो इस लहजे से ये दूसरा गलत हो जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। REITs की भारत में औपचारिक शुरुआत 2019 में की गई थी। म्यूचुअल फंड की तर्ज पर तैयार की गई रियल इस्टेट से संबंधित प्रतिभूतियां हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के विपरीत भौतिक अचल संपत्ति रेट्स में अंतर्निहित परिसंपत्तियां हैं। सेबी, जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है, वो एक अथॉरिटी है, 2019 के संशोधन में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है। और REITs शेयर बाजार, FD, म्यूचुअल फंड और सोने के तुलना में बहुत कम अस्थिर होती है, क्योंकि इससे संबंधित विनियमों के अनुसार REITs के मूल्य का 80% किराया उत्पादक परिसंपत्तियां होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में शामिल कुल देशों में से 3/4 से अधिक देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। यह तो है, काफ़ी पीछे आ गए हैं इसमें। तो पहला लगभग सही कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर भूख का व्यापक स्तर पर मापन और ट्रैक किया जाता है। दूसरा सही है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। ये गलत है। तीसरा गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 107 देशों में 94 स्थान पर है, 27.2 स्कोर है हमारा। और पिछली बार कितना था, 117 देशों में 102वें स्थान पर। नेपाल 73, पाकिस्तान ये लो 88वें, बांग्लादेश 75 और इंडोनेशिया 70 अन्य देशों से खराब है। वहीं कुल 107 देशों में से केवल 13 देशों की भारत से खराब स्थिति है, जिनमें रवांडा 97, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, लाइबेरिया 102, मोजाम्बिक 103 और चाड 107। कुछ ऐसे देश हैं जिनको पहली बार ऐसे ही इंडेक्सों में आप नाम देख सकते हैं, जैसे चाड है, बहुत कम ही न्यूज में रहता है। और इस इंडेक्स को संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू गेरिलीफे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर व्यापक रूप से भूख का मापन और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, फ्यूचर अर्थ के बारे में। 10 वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक परिवर्तन से संबंधित और पर्यावरण और मानवीय पहलुओं के बारे में ज्ञान का सृजन करना और सतत विकास के समाधान खोजना है। फ्यूचर अर्थ के तहत विश्व भर के हजारों वैज्ञानिक और इन्वेंटर्स के अनुभव और पहुंच का लाभ उठाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करता है, जो वैश्विक संधारणीयता, अनुसंधान और कार्रवाई का समर्थन करता है। ये तीनों के तीनों सही हैं। 10 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है। ये फ्यूचर अर्थ के तहत विश्व भर के हजारों वैज्ञानिक और इन्वेंटर्स के अनुभव और पहुंच का लाभ उठाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं सिगूर पठार के बारे में। ये पठार जो है विंध्यान श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में उल्लेखनीय है। ये गलत है, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत में नीलगिरी के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलाप के स्थल के पास में। सिगूर पठार बड़ी संख्या में हाथी और बाघों की आबादी के लिए विख्यात है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी जिले के उत्तर और पूर्व में स्थित है। सिगूर पठार एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में उल्लेखनीय है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच संपर्क स्थापित करता है, ताकि हाथियों एवं बाघों की संख्या और उनके आनुवंशिक विविधता को बनाए रखा जा सके। अगला प्रश्न, सरकार की भारतीय संसदीय प्रणाली में केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करता है, न्यायपालिका कार्यकारी को नियंत्रित करती है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यही सही है। विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की संसदीय रूप का प्रदान करता है। सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 3 तरीकों के से संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है, यथा संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक के अनुसमर्थन और संसद का साधारण बहुमत। नहीं, तीसरा गलत है, तो दूसरा गलत है। दूसरे में 368 के अनुच्छेद के तहत केवल 2 तरीके हैं, और ये चौथा वाला जो है संशोधन, ये संसद करती तो है, लेकिन यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। और शक्तियों के पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का लचीलापन, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता एक संघ की विशेषताएं हैं। नहीं,
ये वाला संविधान का लचीलापन, ये गड़बड़ा है। संविधान का कठोरता संविधान की संघीय की विशेषताएं, लेकिन ये पूछ भी रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सी। 368 दो प्रकार का संशोधन। पहला, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत हो और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% से अधिक हो। और दूसरा क्या है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा और कुल राज्यों के आधे से अधिक के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। यह है कठोर शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता जैसी विशेषताएं समाहित है। अगर आप क्लास लेते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्देश तत्व को मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये पहले से ही था। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल था। कृषि और पशुपालन बिल्कुल था। ये वन और वन जीवन का संरक्षण उसी समय ये ऐड किया गया जब पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर आंदोलित समय कहा जा सकता है, वो उसी दौरान ये ऐड किया गया। 1946 संविधान संशोधन ने मूल रूप से 4 नए निर्देश तत्वों को जोड़ा। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना, अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देने और निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन जीवन की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न मूल अधिकारों के बारे में है। हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के किसी भी अन्य देश के संविधान में समाहित अधिकारों से अधिक विस्तृत है। बिल्कुल है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भारत का। मूल अधिकार के रूप में नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था संसद द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित है। बिल्कुल गलत है यह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये न्याय संगत मूल अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची शामिल है। वास्तव में हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के किसी भी अन्य देशों के संविधान में समाहित अधिकारों से अधिक विस्तृत है। मूल अधिकार के रूप में नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वे संविधान जो कि देश का मूलभूत कानून है द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित है। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी है, भारत के संविधान के बारे में। संविधान सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा किया जाएगा और साथ ही सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करता है। बिल्कुल सही है। यह एक बेहतर समाज के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी होगा। संविधान सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है। इसके अलावा प्रथम यह विश्वास और समन्वय की स्थापना करता है जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के लोगों परस्पर एक साथ रहते हैं। दूसरा, यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा। तीसरा, यह सरकार की शक्तियों पर सीमा आरोपित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। तथा चौथा, यह लोगों की आकांक्षाओं का व्यक्त करता है, उदाहरण के लिए उद्देशिका और DPSP। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।